गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। There was movement from India to Israel too. When many Indian Jews migrated to Israel in the mid 20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. दो प्रधानमंत्री दोनों आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, लेकिन पश्चिमी एशिया को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। साल 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है उसे खाली करनी होगी। समय बदला, सियासत बदली और करीब 4 दशक बाद यानी साल 2017 में पीएम मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। तेल अवीव में उन्होंने भारत और इजराइल के बीच बढ़ती दोस्ती और रणनीतिक हितों की बात की। पिछले कुछ सालों में भारत ने पश्चिम एशिया में एक ऐसी विदेश नीति अपनाई है जिसमें वह इजराइल और अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग रखता है। इसे डी-हाइफेनेशन की नीति कहा जाता है, यानी भारत इजराइल से अत्याधुनिक हथियार खरीदता है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा के रिश्ते भी लगातार मजबूत करता रहता है। लेकिन 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुए एक समझौते ने भारत को आने वाले दिनों में झटका दे सकता है, या यूं कहें कि भारत के विदेश नीति को पश्चिमी एशिया में बदल कर रख देगा। तो आइए वर्ल्ड डिकोडर की इस एपिसोड में जानते हैं आखिर ऐसा कौन सा समझौता हुआ है और ये समझौता किन देशों के बीच हुआ है, इससे भारत को कैसे नुकसान होगा। नमस्कार। दरअसल 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर होने वाला सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी पश्चिमी एशिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा का एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। इस समझौते ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। भारत के लिए टेंशन की बात इसलिए भी है क्योंकि जो 3 देश साथ आए हैं, पेपर पर उनकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसमें पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की बड़ी सैन्य क्षमता और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत एक साथ आ रही है, जो कि काफी मजबूत समझौता माना जा रहा है। इसे दुनिया भर में इस्लामिक नाटो के तौर पर देखा जाने लगा है। नाटो और मक्का समझौते में क्या अंतर है? पहली नजर में लगा कि पश्चिमी एशिया में एक नया और मजबूत सैन्य गुट बन गया है, जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की रक्षा करेगा और मिलकर हथियार भी बनाएगा। यानी इस समझौते से इलाके में ताकत का संतुलन बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे इस समझौते की बारीकियों को समझा जा रहा है, तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में नाटो जैसा मजबूत सैन्य गठबंधन है या फिर अलग अलग देशों के हितों को साधने वाला एक रणनीतिक समझौता। सबसे पहले समझौते के शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। नाटो की संधि सार्वजनिक है। इसमें साफ लिखा है कि किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी देश किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मक्का समझौता गोपनीय है। इसकी पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। यह भी साफ नहीं है कि हमला होने पर कौन सा देश क्या कदम उठाएगा, सेना कैसे तैनात होंगी या पूरे अभियान की कमान किसके हाथ में होगी। और अगर पुराने उदाहरण देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक आपसी रक्षा समझौता किया था। इसके बाद सऊदी अरब को ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा। ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे खुला युद्ध तक कहा, तब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के मदद के लिए कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कागज पर आपसी रक्षा की बात एक चीज है और जमीन पर उसे लागू करना दूसरी। यही वजह है कि मक्का समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल अब साझा दुश्मन का है। सऊदी अरब के इजराइल के साथ अपने सुरक्षा संबंध है, जबकि
पाकिस्तान और तुर्की के ईरान के साथ रिश्ते काफ़ी जटिल हैं। ऐसे में तीनों देश के हित हर मुद्दे पर एक जैसे नहीं हैं और किसी भी सामूहिक रक्षा गठबंधन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक ऐसा साझा खतरा या दुश्मन जिसके खिलाफ सभी देश एक साथ खड़े हों। मक्का समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी शायद यही है कि फिलहाल ऐसा कोई साझा खतरा या दुश्मन साफ दिखाई नहीं देता। तो अब सवाल ये है कि अगर यह समझौता सीरिया में पाकिस्तान लड़ाकू सैनिक भेजने या सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए तुर्की के जेट भेजने के बारे में नहीं है तो असल में यह किस बारे में है? इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के सामने आए कुछ डिफेंस आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले से शुरू हुए पश्चिमी एशिया युद्ध के पहले 44 दिन में सऊदी अरब ने अपने महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए करीब 2400 पैट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की। यानी युद्ध शुरू होने से पहले उसके पास जितना स्टॉक था उसका करीब 86% हिस्सा सिर्फ 44 दिनों में ही खत्म हो गया। अप्रैल तक सऊदी अरब के पास लगभग 400 इंटरसेप्टर ही बचे थे। इससे रियाद के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उसके पास हथियारों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा था। अमेरिका की राजनीति को लेकर भी कंफ्यूजन थी और पश्चिमी देशों में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर हासिल करना भी आसान नहीं था। ऐसे में सऊदी अरब के लिए अपने डिफेंस सिस्टम में बदलाव करना जरूरी हो गया। उसे हथियारों के लिए सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे विकल्प तलाशने थे और ऐसी सप्लाई चेन चाहिए थी जो ज्यादा तेज और स्थानीय हो। यही तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तुर्की अपनी बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लेकर आता है। उसके पास कान जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोजेक्ट और बाइकर के एकिनिकी जैसे ड्रोन है। वहीं पाकिस्तान के पास लंबे समय का सैन्य अनुभव और खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद सैन्य नेटवर्क है और इस पूरे समीकरण में चीन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और चीन के बीच लंबे समय से डिफेंस सहयोग है, इसीलिए पाकिस्तान के जरिए चीन की तकनीकी और डिफेंस सप्लाई भी अप्रत्यक्ष रूप से इस नए समीकरण का हिस्सा बन सकती है। अब जो सवाल है वो यह है कि इस पूरी कहानी का भारत से क्या लेना देना है। इसे समझने के लिए हमें पिछले एक दशक में भारत की पश्चिमी एशिया नीति में आए बदलाव को देखना होगा। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने इजरायल और अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने की नीति अपनाई है। इसे डी-हाइफेनेशन कहा गया। इसका मतलब साफ था, भारत के इजरायल के साथ रिश्ते अब अरब देशों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर नहीं होंगे। भारत इजरायल के साथ रक्षा और तकनीक में साझेदारी बढ़ा सकता है और साथ ही सऊदी अरब, UAE और दूसरे खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा संबंधी भी मजबूत कर सकता है। यही बदलाव पिछले एक दशक में भारत की पश्चिमी एशिया नीति की सबसे बड़ी पहचान रहा है। लेकिन अब मक्का समझौते के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया है। अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग वास्तव में मजबूत होता है तो क्या इसका असर भारत की पश्चिमी एशिया रणनीति और खासकर इजरायल के साथ उसकी रणनीति साझेदारी पर भी पड़ेगा? इन सबका भारत के लिए क्या मतलब है? इसे समझने के लिए पिछले करीब एक दशक में नरेंद्र मोदी सरकार की पश्चिमी एशिया नीति में आए बदलाव को समझना होगा, खासकर इजरायल के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत की पश्चिमी एशिया नीति में एक बड़ा बदलाव किया। इसे डी-हाइफेनेशन कहा गया। आसान भाषा में इसका मतलब था कि भारत इजरायल और अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को एक दूसरे से अलग रखेगा। पहले भारत इजरायल के साथ रिश्तों को लेकर काफी सावधानी बरतता था क्योंकि उसके पास अरब देशों के साथ पुराने और महत्वपूर्ण संबंध थे। लेकिन मोदी सरकार ने इस सोच को बदल दिया। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं थी बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत अब इजरायल के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा संबंधों को छिपा कर नहीं रखेगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा। इजरायल से भारत को फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हेरॉन ड्रोन और स्पाइस जैसे सटीक निशाना लगाने वाले हथियार मिले। लेकिन भारत ने सिर्फ इजरायल पर भरोसा नहीं किया। इसी दौरान मोदी सरकार ने अरब देश के साथ भी रिश्तों को नई ऊंचाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मजबूत व्यक्तिगत और रणनीतिक रिश्ते बनाए। भारत ने खाड़ी देशों से बड़े ऊर्जा और निवेश समझौते किए, साथ ही सुरक्षा और खुफिया सहयोग भी बढ़ा। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान की वह कोशिश कमजोर हुई जिसमें वह कश्मीर के मुद्दे पर खाड़ी और मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ
खिलाफ एकजुट करना चाहता था। करीब एक दशक तक भारत की यही रणनीति काम करती हुई दिखाई दी। एक तरफ भारत इजराइल से आधुनिक हथियार खरीद रहा था तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ ऊर्जा निवेश और सुरक्षा संबंध मजबूत कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ते संघर्ष ने इस संतुलन को मुश्किल बना दिया है। गाजा, सीरिया और ईरान को लेकर इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के बीच भारत ने इजराइल के साथ अपने रक्षा और आर्थिक रिश्ते जारी रखे। साथ ही भारत लगातार दो राज्य समाधान यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र की वकालत भी करता रहा है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की नज़र में भारत का इजराइल के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग एक अलग तस्वीर पेश करता है। उन्हें भारत, अमेरिका और इजराइल के करीब बनते एक बड़े रणनीतिक समीकरण का हिस्सा दिखाई देने लगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने भी इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने इजराइल की आलोचना को अपनी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा बनाया और खुद को मुस्लिम दुनिया की आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश की। यहीं से मक्का समझौते का भारत से जुड़ा एक अहम पहलू सामने आता है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग सिर्फ एक निवेश और आर्थिक फायदे का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक मकसद भी हो सकता है। भारत के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करना और खाड़ी देशों के साथ भारत की मजबूत होती कूटनीतिक पकड़ को कमजोर करना, यानी मक्का समझौता सिर्फ 3 देशों का रक्षा समझौता नहीं है। इसके पीछे पश्चिमी एशिया में बदलते शक्ति संतुलन, इजराइल के साथ भारत की साझेदारी और पाकिस्तान की क्षेत्रीय रणनीति तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्योंकि हाल के घटनाक्रमों को देखें तो ये तस्वीर और साफ हो जाती है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई के समय तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी, जिसमें एडा क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट, सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और स्ट्रोंगर कॉम्बैट ड्रोन शामिल थे। अब अगस्त 2026 में सऊदी अरब भी तुर्की और पाकिस्तान के साथ औपचारिक आपसी रक्षा समझौते में शामिल हो गया है। यह भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि पिछले एक दशक में सऊदी अरब भारत का एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बना है। अगर सऊदी अरब की रक्षा जरूरतें लंबे समय से पाकिस्तानी सैन्य ताकत और तुर्की के हथियारों पर ज्यादा निर्भर होती हैं तो भविष्य में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान रियाद की तटस्थता की परीक्षा हो सकती है। इसका असर भारत की बड़ी भू आर्थिक परियोजना IMEC पर भी पड़ सकता है। यह कॉरिडोर भारत को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप से जोड़ने की योजना है और इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जाता है। अगर क्षेत्रीय देशों के बीच रणनीतिक खींचतान बढ़ती है तो IMEC के लिए जरूरी सहयोग प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत इस बदलाव से अनजान नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक NSA अजीत डोभाल ने 20 जुलाई को सऊदी अरब का दौरा किया था ताकि रियाद के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बना रहे। इसीलिए भारत के लिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय संतुलित रणनीति जरूरी है। खाड़ी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा रिश्ते मजबूत करना और क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद सभी पक्षों के साथ कामकाजी संबंध बनाए रखना भारत की जवाबी रणनीति के 3 अहम हिस्से हो सकते हैं। पहला, तुर्की को संतुलित करने के लिए ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना। आर्मेनिया को पिनाका और आकाश जैसे भारतीय रक्षा सिस्टम का निर्यात इसका एक उदाहरण है, जबकि ग्रीस के साथ नौसैनिक अभ्यास पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी दिखाता है। दूसरा, यूएई के साथ रिश्तों को और मजबूत करना। यूएई और तुर्की के बीच मतभेदों को देखते हुए अबू धाबी के साथ भारत का बढ़ता आर्थिक, समुद्री और रक्षा सहयोग खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संतुलन बना सकता है। तीसरा, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ना। लक्ष्य यह होना चाहिए कि एयर डिफेंस, ड्रोन और साइबर तकनीकी जैसे क्षेत्र में भारत अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाए और धीरे धीरे विदेश निर्भरता कम करे। यानी मक्का समझौते का जवाब किसी एक नए गठबंधन में शामिल होना नहीं, बल्कि भारत के मौजूदा रिश्तों और अपनी रक्षा क्षमता दोनों को मजबूत करना होगा। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट इस बात का संकेत है कि पश्चिम एशिया की राजनीति अब सिर्फ अलग अलग देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि क्षेत्रीय ताकतें अब औपचारिक सुरक्षा समझौते के जरिए एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ऐसे में भारत की रणनीति स्वायत्तता के लिए भी नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत की विदेश नीति को एक और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।